ma'am, for your motivating words. You have always been a part of inspiration for all of us. Thank you. Now comes to the most awaited part of today's session. It is my privilege to introduce our resource person and speaker for the day, Dr. Priyanka, from the Department of Biotechnology. Ma'am has rich academic and research experience, and her expertise in research processes and ethical practices will surely provide us with deep insights and practical knowledge. Ma'am, may I request to you to please come forward and enlighten us with the session. Good morning to respected Principal Ma'am, Dr. Sunita Kaushik Ma'am, Mrs. Vivek Ma'am and Manmeet Ma'am, my colleagues and dear students. आज का मेरा टॉपिक है रिसर्च डेवलपमेंट प्रोसेसेस, इथिक्स एंड ग्लोबल प्रैक्टिसेस एंड फंडिंग सोर्सेस। तो सबसे पहले तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता क्या है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले हमें एक आइडिया क्रिएट करना होता है, कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए हमारे पास जिस पे हम काम कर सकें। उसके बाद उसके लिए हमें प्लान एग्जीक्यूट करना होता है जिसपे हम एक्सपेरिमेंट्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं एंड देन हम इसमें कोई टेक्नोलॉजी या फिर कोई प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हैं। तो रिसर्च सिंपली जो है हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हर फील्ड में अप्लाई होती है, चाहे वो हमारा फार्मास्यूटिकल साइंस हो, मेडिकल साइंस हो, इंजीनियरिंग हो या टेक्नोलॉजी हो। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक क्रिटिकल प्रोसेस है जिसमें कि हम मेजर फेसेस होते हैं। फर्स्ट होता है बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च जो होती है वो थ्योरेटिकली होती है, इसमें कोई प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, मतलब बट जो हमारी अप्लाइड रिसर्च होती है वो हर फील्ड में अप्लाइड होती है साइंस के, जैसे हमारी इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मा साइंस एंड मेडिकल साइंस। तो अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, लाइक कोई डिसीज से रिलेटेड हमने ड्रग डिज़ाइन करनी है या हमें कोई प्लांट न्यू टाइप के प्लांट क्रिएट करने हैं, लाइक ट्रांसजेनिक प्लांट्स हो गए, तो वो हमारी अप्लाइड रिसर्च होती है। तो हमने सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है और नेक्स्ट हमारा काम होता है कि उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद अब हमें कौन से एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और उसके बाद जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे उसको हमें एनालाइज करना होता है या फिर हमने उसके थ्रू न्यू प्रोडक्ट्स या टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होती है। तो अप्लाइड जो रिसर्च होती है वो हमारी प्रैक्टिकल बेस्ड रिसर्च होती है, मतलब इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। जो हमारी बेसिक रिसर्च होती है वो जस्ट थ्योरेटिकल होती है, उसमें कोई प्रोडक्ट डेवलप नहीं होता, लेकिन अप्लाइड रिसर्च के थ्रू हम नए प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं। इम्प्रूव कैसे करेंगे, ये हमारा एक्सपेरिमेंटली जो एक्सपेरिमेंट डेवलपमेंट होता है वो होता है। अब इनको एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे अप्लाइड रिसर्च है, तो अप्लाइड रिसर्च में एग्जांपल ये होता है जैसे हमने ड्रग डिजाइनिंग करना है, तो हमें सबसे पहले तो किस डिसीज के लिए ड्रग डिजाइन करना है, पहले तो हमें वो आइडेंटिफाई करना होगा। फिर उस डिसीज के लिए हम ड्रग डेवलप करते हैं, न्यू ड्रग, और जो भी हमारी फार्मा कंपनीज होती हैं जब वो ड्रग डिजाइनिंग कर रहे होते हैं तो सबसे पहले उनका मेन टारगेट होता है कि किस डिसीज के लिए उनको ड्रग डेवलप करनी है, और उसके बाद फिर वो ड्रग डिजाइन करके देखते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स या कंप्यूटर के थ्रू, और उसके बाद फिर उस ड्रग को आपका क्लिनिकल ट्रायल्स में वो जाती है, क्योंकि उस ड्रग को अभी हमारे पास सिर्फ ड्रग डिजाइन हुई है लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो ड्रग का साइड इफेक्ट क्या होगा, उसकी टॉक्सिसिटी क्या होगी। तो उसके लिए हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। वो क्लिनिकल ट्रायल्स ह्यूमन्स पे होते हैं या फिर जो वॉलंटियर्स होते हैं उस पर कंपनी ट्रायल्स करती है, और उसके बाद वो ड्रग मार्केट में क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद आती है। तो जो हमारी अप्लाइड रिसर्च होती है वो इस तरीके की होती है, जैसे कि हमारी ड्रग डिजाइनिंग है, तो बहुत सारे फार्मा कंपनीज इसी तरह से ड्रग को डिजाइन करते हैं, तो वो हमारे अप्लाइड रिसर्च का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट हमारा जैसे एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंट है, तो इसके एग्जांपल में ये आता है जैसे कि कोई बायोसेंसर है, कोई भी प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है लेकिन हमें उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई बायोसेंसर है, बायोसेंसर सबको पता होगा जो
डायग्नोसिस के लिए, डिसीज के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई डायबिटीज़ का बायोसेंसर है, लेकिन वो उसमें कुछ ना कुछ उसके डिसएडवांटेज आ रहे हैं, उसकी कोई लिमिटेशन हो रही है कि वो टाइम ज़्यादा ले रहा है डिसीज़ को डायग्नोज करने में, तो उसमें हमें इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच होती है उसमें हमें उसी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है प्रोडक्ट उसमें एडवांसमेंट करनी पड़ती है। तो वो ये हमारे 3 टाइप्स की जो है रिसर्च होती है, रिसर्च एक्टिविटीज़ होती हैं। अब रिसर्च को करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो उसकी प्रोसेस में सबसे पहले तो हमारी नीड क्या है, हम किस लिए रिसर्च करना चाहते हैं, हमें पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट हमारा होता है कि जब हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद हमने उससे रिलेटेड रिसर्च करनी होती है। देन हमारे पास हमने एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने होते हैं उसके अकॉर्डिंग कि हम इस रिसर्च में क्या क्या मॉलिक्यूलर टेक्निक के हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे या इम्यूनो से रिलेटेड हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, वो हमने बताने होते हैं। उसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं हम उन रिजल्ट्स को ऐसे ही कहीं पे पब्लिश नहीं कर सकते हैं या ऐसे ही शो नहीं कर सकते हैं, उनको सबसे पहले हमें फिर टेस्ट करना होता है कि क्या हुआ, एक्चुअल में एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं, उनको एनालाइज करना पड़ता है। एंड देन उसके बाद हमें नया प्रोडक्ट मिलता है या कोई न्यू सोल्यूशन हमारे पास आता है। जरूरी नहीं है कि जब रिसर्च और डेवलपमेंट हो रही है तो आप नया प्रोडक्ट ही डेवलप कर रहे हो हर बार। कई बार जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनका हम सिर्फ सोल्यूशन हमें मिलता है रिसर्च के थ्रू। तो हर बार हमें प्रोडक्ट मिले ये जरूरी नहीं है, हमें कई बार प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिलेगा रिसर्च के थ्रू। नेक्स्ट, अब जैसे कि ये टेस्ला नाम की कंपनी है, ये मेनली इनका जो फोकस होता है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे होता है। और हमें पता भी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे क्यों हम अभी जोर दे रहे हैं, क्योंकि एक तो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हमारा, नॉइज पोल्यूशन, ये प्रॉब्लम है। दूसरा सस्टेनेबल एनर्जी, क्योंकि हम पेट्रोल डीजल पे डिपेंडेंट ना रहें, तो इसलिए भी तो इस कंपनी का मेन फोकस है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं एंड सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे रिसर्च होती है, इस रिसर्च के साथ में यहाँ पे अपने जो ये डिज़ाइंस बनाते हैं उसमें टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं ताकि उनको ग्राउंड ब्रेकिंग जो प्रोडक्ट्स हैं वो रेगुलरली लॉन्च कर सके। हमारी सोसाइटी पे रिसर्च और डेवलपमेंट का क्या इम्पैक्ट होता है। अब हम जब न्यू रिसर्च करते हैं तो उससे सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होगा या किसी कंट्री पे। तो क्या होता है कि जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो या न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, क्योंकि अगर हम उसको कमर्शलाइजेशन करेंगे, कमर्शलाइजेशन का मतलब है कि जब वो प्रोडक्ट डेवलप किया और उसको मार्केट तक लाना, वो कमर्शलाइजेशन है। तो वो उससे इकोनॉमिक जो कंट्री है उसकी भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और जो कंपनी है, अगर कोई फार्मा कंपनी है और उसने कोई नई ड्रग बनाई है, कोई नई वैक्सीन बनाई है, तो वो आपकी जब वो मार्केट तक आएगी उसकी जितनी ज़्यादा सेल होगी तो कंपनी को भी बेनिफिट होगा और साथ में कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होती है। साथ ही सोसाइटी में एडवांसमेंट होती है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नए नए इनोवेशन होते हैं, तो सोसाइटी में भी जो है एडवांसमेंट आती है रिसर्च के थ्रू। और जो ग्लोबल इश्यूज हैं वो भी सॉल्व होते हैं। बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज हैं, अभी हमारे पास पोल्यूशन है या फिर हमारे पास डिसीज को कैसे मैनेजमेंट किया जाए, तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है सिर्फ रिसर्च के थ्रू ही। अभी क्या हुआ है, अभी धीरे धीरे करके नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे नॉइज पोल्यूशन के लिए भी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबने सुना होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंबाइन करके नए नए जो है डिवाइसेस बनाए जा रहे हैं, जिससे कि हम किसी भी एरिया का नॉइज लेवल कहीं पे भी बैठ के चेक कर सकते हैं। जैसे हम एयर पोल्यूशन का लेवल चेक करते हैं, इसी तरह से नॉइज पोल्यूशन के लिए भी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, बट वो मर्ज कर दी गई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक नया इनोवेशन है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है कि एक फील्ड में यूज हो रहा है, वो इंजीनियरिंग फील्ड में, वो हर जगह यूज हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम अपने फार्मर्स के लिए भी बेनिफिट है,
फार्मर्स को भी ये पता चलता है कि कितने अमाउंट में उनको फर्टिलाइजर्स का यूज करना है, और फार्मा इंडस्ट्री या मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो ये भी एक नया इनोवेशन है। नेक्स्ट, लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट जो है ना, वो एक टीम वर्क है। उसमें कोई सिंगल पर्सन अगर रिसर्च करना चाहे और कोई रिजल्ट निकालना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है। रिसर्च करने के लिए कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कोलैबोरेशन कई टाइप्स के हो सकते हैं। वो कोलैबोरेशन नेशनल लेवल पे भी हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है। कोलैबोरेशन का मतलब है टीम वर्क। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं और हमारे पास वो उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हो सकता है कि वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो, तो फिर हम कैसे करेंगे उस रिसर्च को? तो उसके लिए हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, डिफरेंट जो है कंपनी से, या फिर जो है आप हॉस्पिटल से भी कई बार कोलैबोरेशन किया जाता है, क्योंकि जो हमने एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया था उसके लिए जो हमें टेक्निक्स चाहिए थी वो हमारे पास हो सकता है अवेलेबल नहीं हो, तो फिर हमें किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी, कोलैबोरेट करना पड़ेगा। तो कोलैबोरेशन में अगर नेशनल लेवल का कोलैबोरेशन होता है कि विद इन कंट्री हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होता है कि हम जो है वर्ल्ड लेवल पे कोलैबोरेट कर रहे हैं और नया प्रोडक्ट या नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। तो इसीलिए जो कोलैबोरेशन है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि विदाउट कोलैबोरेशन, बिना टीम वर्क रिसर्च पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट, फंडिंग इश्यूज आते हैं। अगर हमने कोई ड्रग डिजाइनिंग करनी है तो हमें फंड्स भी ज़्यादा चाहिए होंगे, और कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट से हमें अपने फंड्स नहीं मिल पाते हैं, तो वो एक इशू रहता है। दूसरा होता है कुछ रेगुलेटरी हर्डल्स आते हैं या कुछ इथिकल इश्यूज आते हैं, जैसे कि हम कोई ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहे हैं या हम ड्रग डिजाइनिंग ही कर रहे हैं या डिसीज पे काम कर रहे हैं, तो हमें एनिमल्स का यूज करना पड़ता है, और हमें पता है कि एनिमल्स का जो यूज हम करते हैं वो उसके लिए हमें कुछ परमिशन चाहिए होती है गवर्नमेंट से, कुछ रूल्स होते हैं, तो वो सारे रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और हर जगह हर प्लेस पे वो रूल फॉलो हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो कुछ रेगुलेटरी चैलेंजेस भी आते हैं। इसके अलावा रिस्क ऑफ फेलियर, वो तो हमेशा ही रहेगा। जब भी रिसर्च और डेवलपमेंट हम करेंगे तो फेलियर का रिस्क हमेशा होता है। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हमेशा हमें रिजल्ट्स ही मिले, हमेशा हमारे पास कुछ नया सोल्यूशन ही मिले, ऐसा नहीं होता है। जब हम रिसर्च करते हैं तो फेलियर हमें ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कोई भी, चाहे आइडिया आपका पुराना हो और उसी में हम कुछ एडवांसमेंट कर रहे हो, लेकिन फिर भी हमारे पास वही सेम एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलते हैं। हमें बार बार एक्सपेरिमेंट्स को, रिसर्च को रिपीट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है मेन चैलेंज रिसर्च का ये होता है कि फेलियर बहुत होता है, रिस्क ऑफ फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कंपनीज जो है अभी AI का यूज कर रहे हैं अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि डेटा इतना ज़्यादा अमाउंट में होता है तो हम उसको अपने लेवल पे एनालाइज नहीं कर सकते हैं। तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, जिसके थ्रू हम नंबर ऑफ डेटा, 1000 ऑफ डेटा जो हमारे पास होता है उसको हम विद इन मिनट्स या कुछ ही टाइम में उसको एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा एडवांस बायोटेक्नोलॉजी अभी, इसके अलावा जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो क्या हैं, कि इसमें क्या फ्यूचर हो सकता है और कौन कौन से नए फील्ड्स हैं जहाँ पे काम हो रहा है जो R&D से रिलेटेड हैं। फील्ड्स तो बहुत सारे हैं, इंजीनियरिंग में भी हैं, टेक्नोलॉजी में भी हैं, फार्मा में भी हैं, लेकिन अभी कौन से फील्ड्स हैं जहाँ पे फ्यूचर है R&D का? तो कंपनीज भी क्या कर रही हैं, AI यूज कर रही हैं। AI का फ्यूचर है अभी, तो हर चीज में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस बायो, तो इन सबको मिक्स करके हम डिफरेंट फील्ड्स में यूटिलाइज कर रहे हैं, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हमारा फार्मा हो, या फिर हमारा जो है डिसीज डायग्नोसिस हो, या जो हम किट्स यूज करते हैं, जैसे कि हम ब्लड टाइप को डिटेक्ट करने के लिए भी किट यूज करते हैं, ठीक है, तो वो भी तो हमारा डेवलपमेंट ही हुआ ना, वो भी हमारा प्रोडक्ट ही होता है। तो उसके लिए भी हमारे पास क्या हो रहा है, AI का यूज हो रहा है।
और बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो डेटा है उसको एनालाइज करने के लिए, तो क्योंकि जब हम साइंस में रिसर्च करते हैं, अगर हम मेडिकल फील्ड में रिसर्च करते हैं तो हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई डिसीज पे काम कर रहे हैं और हमारे पास पेशेंट का बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा है, तो फिर उस डेटा को हम कलेक्ट करके कैसे रखेंगे? तो उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है अब, तो उसके थ्रू हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं कुछ ही टाइम में। इसके अलावा जो है एडवांसमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी, जब से बायोटेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई है तो नए नए थेरेपेटिक अप्रोचेस डेवलप हुए हैं, जैसे हमारे जो है वैक्सीन्स हो गए हैं या फिर हमारे क्रिस्पर कास हो गया है, बहुत सारे जो है एडवांसमेंट हुई है। तो बायोटेक्नोलॉजी भी मेनली रिसर्च बेस्ड क्या है हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें मोस्टली जो होता है हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारी न्यू ड्रग्स हो, चाहे वो, और ये इंडिविजुअली नहीं हम करते हैं। जब हम बायोटेक की रिसर्च करते हैं तो हम फार्मा कंपनीज के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं, हम इंस्टीट्यूट्स के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं, हम हॉस्पिटल्स के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं। क्योंकि अगर हमने कोई जैसे ड्रग डेवलप की तो हमने ड्रग अपने लैब में डेवलप कर दी, बट उस ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल्स हमें कहाँ करने होंगे? उसके लिए हमें हॉस्पिटल्स की हेल्प चाहिए होगी, हमें कुछ फार्मा कंपनीज की हेल्प चाहिए होगी, तो वहाँ उनके थ्रू हम कोलैबोरेट करके और फिर हम जो है नई वैक्सीन या नई ड्रग डिस्कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स जो है वो कि कोलैबोरेट किया जाए इंडस्ट्रीज के साथ में, ताकि हम नॉलेज शेयर कर सके और साथ ही हम उनकी हेल्प से नया प्रोडक्ट बना सके। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जो है पर्सनल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ताकि हम न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनमें उनको इन्हांस किया जा सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिसर्च एथिक्स। जब हम रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं तो इथिकल इश्यूज भी आते हैं। तो रिसर्च एथिक्स का मतलब होता है कुछ प्रिंसिपल्स जो कि अप्लाइड होते हैं प्लानिंग, कंडक्टिंग एंड पब्लिशिंग में। तो ये कुछ रूल्स होते हैं और रेगुलेशन होते हैं। जब हमने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, रिसर्च कर ली, उसके बाद उस डेटा को, उस रिसर्च को, जो फाइंडिंग्स आई हैं उनको हमें कहीं पब्लिश भी करना होता है, तभी हमारी रिसर्च का पता चलता है वर्ल्ड लेवल पे या फिर जो है नेशनल लेवल पे कि इस तरह की कोई नया प्रोडक्ट डेवलप हुआ है या रिसर्च या फिर कोई टेक्नोलॉजी आई है। अदरवाइज तो वो लैब तक ही लिमिट रह जाती है। तो उसको शो करने के लिए हमें रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने होते हैं। या फिर अगर हम कोई एनिमल से, अगर हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें एनिमल्स का यूज हो रहा है, तो उसमें भी इशू आता है, क्योंकि हम एनिमल्स को हार्म नहीं कर सकते हैं सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए। और बहुत सारे ब्रेन से रिलेटेड या जो और डिसीज से रिलेटेड हम रिसर्च करते हैं वहाँ पे एनिमल्स का यूज होता है, वहाँ पे माइस यूज होते हैं। बट जब वो एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जाता है, जब फंडिंग के लिए भेजा जाता है, तो हमें मेंशन करना होता है कि हम एनिमल्स का यूज कर रहे हैं। अगर अलाउ किया जाता है तभी हम उसको यूज कर सकते हैं अपनी रिसर्च के लिए। तो वो हमारे लिए एक इथिकल इशू में आता है कि हम उसको बिना परमिशन के एनिमल्स को अपनी रिसर्च के लिए हार्म नहीं कर सकते हैं। अब रिसर्च एथिक्स के पहले क्या था कि पहले कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होता था। पहले हम कोई सा भी एनिमल अपनी रिसर्च के लिए यूज कर सकते थे। अभी सिर्फ माइस को अलाउड किया गया है, बट पहले क्योंकि कोई रूल रेगुलेशंस नहीं था तो कोई रिसर्च एथिक्स कमेटी भी नहीं थी। उसके बाद जो है हमारी मेडिसिन्स और वैक्सीन्स डेवलप होने लग गई 20वीं सेंचुरी में, और इनके लिए फिर हमारे एनिमल्स को यूज किया जाने लगा, क्लिनिकल ट्रायल्स हुए। तो हमारा इथिकल इशू तब से हमारा जो है इथिक्स की इम्पोर्टेंस आ गई रिसर्च में। तो इथिकल इश्यूज में बहुत सारी चीजें आती हैं, अभी हम देखेंगे। तो अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो सबसे पहला इथिकल इशू तो हमारे एनिमल्स को लेकर ही आता है। जब भी हम ऐसी कोई स्टडी करेंगे जहाँ पे एनिमल्स का इन्वॉल्वमेंट है तो हमें परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, और फंडिंग के टाइम पे हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हम इतने एनिमल्स का यूज करेंगे। तो अगर हमें परमिशन मिल जाती है तो फिर कोई इशू नहीं होता है। नेक्स्ट बेसिक प्रिंसिपल है, पहला क्या है कि इथिक्स का प्रिंसिपल की ऑनेस्टी, कि आप जो भी, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो हम रिसर्च करते हैं
जरूरी नहीं होता वो नया आइडिया ही हो। कई बार हमारे, क्योंकि जैसा हम सोच रहे हैं पूरे वर्ल्ड में और भी कोई ऐसा सोच रहा होगा, तो वो आइडिया हो सकता है कि किसी ने पहले भी सोचा हो और उस पर काम भी किया हो। हम उस पर काम कर सकते हैं लेकिन हम उसमें एडवांसमेंट कर सकते हैं। तो ऑनेस्टी ये होनी चाहिए कि हम जो डेटा जो हम काम कर रहे हैं वो किसी का कॉपी ना किया हुआ हो हमने, कि वो किसी और लैब में सेम काम ना हुआ हो। चेंजेस होते हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशंस होंगे एक्सपेरिमेंट्स में, बट सेम टू सेम नहीं हम कॉपी कर सकते। तो ये जब भी हम पब्लिश करते हैं या फिर हम कहीं शो करते हैं, तो हमारा जो डेटा है, जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे रिजल्ट्स हैं, और इवन जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेथड यूज करते हैं, वो भी हमारे सेम नहीं होने चाहिए। सेम होंगे लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस होगा। एंड पब्लिकेशन जब हम कर रहे होंगे तो हमारा डेटा मतलब ओरिजिनल होना चाहिए। तो ये ऑनेस्टी होनी चाहिए, और कोई गलत डेटा हम शो नहीं कर सकते हैं कि मान लो हमने कोई एक्सपेरिमेंट्स भी नहीं किए और हमने कहीं से कॉपी करके रिजल्ट शो कर दिए हैं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, और हमने वो पब्लिकेशन के लिए भेजा है तो वो कहीं ना कहीं आपका जो है पकड़ा जाता है, वो गलत डेटा, फॉल्स डेटा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी, कि जब हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कर रहे हैं, डेटा एनालाइज कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर मतलब एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारा, कि उससे क्या बेनिफिट होगा, क्या सोल्यूशन निकलेगा। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी, कि जो हमारे थॉट्स और एक्शंस है उनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी कि जो हमने फंडिंग के टाइम पे जो हमने बोला था कि हम इस तरीके से जो है प्लान एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो वो सेम रहना चाहिए थ्रू आउट द रिसर्च। उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं बट बहुत मेजर मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट होता है आपका केयरफुली हमने एग्जामिन करना होता है अपने वर्क को, हमने जो रिसर्च एक्टिविटीज की होती है उनका पूरा रिकॉर्ड रखना होता है, क्योंकि वो डेटा हमने पब्लिश कराना है। नेक्स्ट ऑथरशिप, इसको लेकर के बहुत इशू रहता है, तो ये भी हमारा इथिकल इशू है, क्योंकि मैंने बताया टीम वर्क होता है रिसर्च में। तो यहाँ पे बहुत टाइप के ऑथर होते हैं, फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर। जब हम पब्लिश करवा रहे होते हैं रिसर्च पेपर्स को, तो फिर हमारे इस ऑथरशिप की इम्पोर्टेंस आती है। फर्स्ट ऑथर होता है जो मेन काम कर रहा होगा, जो रिसर्च है मेन, जो मतलब उस प्रॉब्लम पे काम कर रहा होगा, उस आइडिया पे काम कर रहा होगा। सेकंड ऑथरशिप उसको दी जा सकती है जिसने उसकी हेल्प की होगी, ठीक है, या किसी ना किसी तरीके से मान लो एक्सपेरिमेंट्स में हेल्प नहीं करी है लेकिन राइटिंग में हेल्प करी है, या और किसी तरीके से हेल्प की है। एक कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर जो होते हैं वो रहते हैं, यानी कि जो आपके गाइड होते हैं, जिनके अंडर आप काम कर रहे हो, तो उनको दिया जाता है। तो ऑथरशिप सिर्फ फर्स्ट ऑथरशिप उसी को ही मिलनी चाहिए जिसने पूरा काम किया है। तो ऑथरशिप भी हमारा इथिकल इशू रहता है। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, या फिर कई बार जब हम कंपनीज के साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं, फार्मा कंपनीज के साथ में या किसी इंस्टीट्यूट से, तो उनको भी हमें ऑथरशिप देनी पड़ती है, क्योंकि हमने उनके एक्सपेरिमेंट्स को यूज किया, उनके इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया है, ठीक है, या उनसे भी कुछ आइडिया लिया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी हमारी हेल्प की है। तो जब हम पब्लिश करवाते हैं तो उनको भी हमें ऑथरशिप देनी पड़ती है। को-ऑथर्स कौन हो सकते हैं? को-ऑथर जिन्होंने थोड़ा बहुत रिसर्च में जो है हेल्प की है, जिसमें सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर, फोर्थ ऑथर जितने भी हैं वो बाकी सब आएंगे। इसके अलावा जो है उन्होंने जो पेपर राइटिंग है उसमें हेल्प की है, या फिर जो फाइनल वर्जन होता है हमारे रिसर्च पेपर का, रिव्यू का, आर्टिकल्स का, वो उन्होंने जो है उसमें फाइनल रिवाइज किया है कि अब इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, वो हमारा जो होता है को-ऑथरशिप उसको मिलती है। नेक्स्ट हमारा आता है प्लेगियरिज्म। ये जो होता है प्लेगियरिज्म का मतलब होता है कि जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं या हम बुक चैप्टर भी लिख रहे हैं, तो उसमें कॉपी नहीं होना चाहिए। कॉपी का मतलब है कि ना आपके पास जो आप इमेज उसमें बना रहे हो वो भी कॉपी नहीं होनी चाहिए कहीं से, कि हमने किसी बुक से कॉपी करके और अपने रिसर्च पेपर में पेस्ट कर दिया, क्योंकि उसके लिए कॉपीराइट आ जाता है। हम अगर हमने वो यूज भी करनी है तो उसमें हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और दूसरा पहले हमें परमिशन लेनी पड़ेगी इस पर्सन से, जहाँ से हम जिस सोर्स से भी हम वो कॉपी कर रहे हैं, और परमिशन उसके लिए कॉपीराइट फॉर्म्स होते हैं।
तो और फिर हम उसको अपने जो है अपने रिसर्च पेपर में ऐड कर सकते हैं। दूसरा होता है कि हमने कुछ लाइंस कॉपी कर ली हैं अपने रिसर्च पेपर में या रिव्यू में, स्पेशली रिव्यू में ऐसा होता है या बुक चैप्टर्स में, तो एक लेवल यूजीसी ने सेट किए हुए हैं कि इतना परसेंट जो है प्लेगरिज्म होना चाहिए, आपका 10% से लेस होना चाहिए। तो 10% थोड़ा बहुत कॉपी तो होता है क्योंकि कुछ ना कुछ वर्ड्स तो मैच होंगे, लेकिन 10% वाला जो होता है वो लेवल 0 में आता है। 10 to 40% लेवल 1, उससे ऊपर भी लेवल है लेवल 3, 4 इस तरीके से। तो अगर आपका 10% से ज़्यादा होता है तो जब हम जर्नल्स में भेजते हैं रिसर्च पेपर को पब्लिश करने के लिए तो वहाँ पे चेक होता है सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, तो वहाँ पे प्लेगरिज्म आ जाता है। अगर 10% से ज़्यादा होता है तो वो आपको बोलेंगे कि या तो इसको चेंज करो, अपने लाइंस में लिखो, या फिर जो है वो रिजेक्ट हो जाता है पेपर। तो इस तरीके से प्लेगरिज्म का इम्पोर्टेंस होता है हमारे जब हम पब्लिश कर रहे होते हैं रिसर्च पेपर। तो अवॉइड कैसे करना है कि हमें प्लेगरिज्म नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लैंग्वेज में या अपनी ही कोई इमेज बनानी है। हम सिर्फ आइडिया ले सकते हैं इमेज के लिए, बट एज इट इज कॉपी नहीं करेंगे उसको, या फिर हमें उस पर्सन से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, तब कॉपीराइट नहीं आएगा। नेक्स्ट, ये और भी एग्जांपल है इथिकल इश्यूज के। फर्स्ट है कि लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मैंने अभी बताया जो कि अगर हमने बिना पूछे, बिना किसी की परमिशन के कोई हमने लाइंस ली हैं या स्पेशली हमने जो इमेज ली है तो वो लैक ऑफ कंसेंट होता है और हम पब्लिश करवा रहे हैं। दूसरा है प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी की। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कई बार क्या होता है कि जो हमारा मतलब आइडिया था वो किसी और के साथ भी मैच कर रहा है, हालांकि हमने वो सर्च ही नहीं किया क्योंकि वर्ल्ड लेवल में सेम काम कोई और भी कर रहा होगा, बट वो आइडिया सेम नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हम कुछ और चेंजेस कर देंगे अपने आइडिया में। तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाता है कि हमारे जैसा सेम काम कोई और भी कर रहा है और सेम उसका सारा डिजाइन भी सेम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए पहले हमें रिसर्च करने से भी पहले हमें पूरा सर्च करना पड़ता है रिसर्च पेपर्स के थ्रू या और मेथड के थ्रू कि ऐसा ही काम कोई और तो नहीं कर रहा है वर्ल्ड लेवल पे। नेक्स्ट होता है कि डेटा हमारा फॉल्स नहीं होना चाहिए, प्लेगरिज्म हमारा लेस देन 10% होना चाहिए, चाहे हम वो रिव्यू लिखें या बुक चैप्टर। पब्लिकेशन, कई बार क्या करते हैं कि हमने एक जर्नल में पेपर भेजा है और वही सेम पेपर हम दूसरे जर्नल में भी भेज रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब एक जर्नल में हमने भेजा है तो वो वहाँ से जब तक एक्सेप्ट या रिजेक्ट का कुछ हमारे पास रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम उसे दूसरे जर्नल में नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारा इथिकल इश्यूज में आएगा इस तरीके से। तो हम जब एक जगह पे सबमिट कर रहे हैं, चाहे वो बुक चैप्टर है या फिर हमारा जो है रिसर्च पेपर है, तो वो हम तभी दूसरे में भेज सकते हैं जब हमें वहाँ से कुछ एक्सेप्टेंस या फिर जो है रिजेक्शन का मेल आए। और ड्यूअल यूज या मिस यूज नहीं होना चाहिए रिसर्च का, कि वही रिसर्च बार बार करते रहें या फिर उसका गलत तरीके से कुछ यूज हो, तो वो सब नहीं होना चाहिए, ये इथिकल इश्यूज है। अब नेक्स्ट है हमारा कि फंडिंग, क्योंकि जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमें फंड के भी नीड होगी। तो फंडिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं जो फंड करती हैं। इंडिया की अगर बात करें तो पहले तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है यूजीसी जो फंड करती है। नेक्स्ट आता है हमारा AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो इंजीनियरिंग वाले कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें ये फंड करती है। CSIR, इसकी लैब्स होती हैं, तुमने सुना होगा, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यहाँ पे मेनली रिसर्च ही होती है और ये सर्च के लिए ही मेनली जो है फंड कर रहे हैं। ICSSR, ये सोशल साइंस से रिलेटेड फंडिंग एजेंसी है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, हर एक स्टेट का एक स्टेट काउंसिल होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे हरियाणा है तो हरियाणा का अलग है, पंजाब का अलग है, तो हर एक स्टेट की अपनी काउंसिल होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के, तो वो भी फंड करते हैं, वो स्मॉल फंडिंग कर सकते हैं। और जो CSIR है या AICTE है ये ज़्यादा फंडिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST, सारा साइंस जो आता है साइंस से रिलेटेड रिसर्च वो इस डिपार्टमेंट के अंडर आती है। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये DRDO जो होता है ये आर्मी से रिलेटेड है
तो वहाँ पे जो रिसर्च हो रही है तो उसको ये फंड करता है। ये कुछ मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड फंडिंग एजेंसीज हैं जिनमें हमारा DST आ गया जो अभी बताया है। नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इसमें हमारे जो आयुर्वेद से रिलेटेड रिसर्च होती हैं वो आती हैं। SCRP भी साइंस से रिलेटेड है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये DBT है जो कि फंड करता है बायोटेक से रिलेटेड जो भी रिसर्च होती है उसके लिए। नेक्स्ट आता है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। बिराक, ये भी हमारे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही होता है, ये भी फंड करते हैं। अगर कोई अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहे, जरूरी नहीं है कि हम अब बिजनेस अगर हम कर रहे हैं उसके लिए भी तो हमें रिसर्च करनी है, तो उसके लिए जो बिराक है ये क्या करता है, ये स्मॉल बिजनेस या लार्ज स्केल के जो बिजनेस होता है उनको फंड करता है। तो ये बिराक जो है बायोटेक के लिए फंड करता है। तो अगर किसी को अपनी जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर है उससे रिलेटेड कंपनी खोलनी है तो ये आपको कुछ अमाउंट पे करेंगे, बट उनको जो है रिजल्ट्स चाहिए। उनको ये चाहिए कि आपने कितने ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए हैं, आपने कितने प्लांट टिश्यू कल्चर वाले प्लांट्स जनरेट किए हैं। तो ये आप उसके लिए प्लान पूरा भेजना होता है इनको, तब ये फंड करेंगे। और इसी तरह से बायोनेस्ट है, तो ये मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड फंडिंग एजेंसी है। कैसे एक रिसर्च ग्रांट के लिए अप्लाई किया जाता है? सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा आइडिया हमें क्रिएट करना होगा। उसके बाद हम जो है पूरा प्लान बनाते हैं। हमें नेसेसरी जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड, क्योंकि जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमें एक प्लेस भी दिखाना पड़ता है कि कहाँ पे हम रिसर्च करेंगे, हमारे पास कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब मेंशन करके और फिर हम जो है पूरा डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है हमें एक रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है। रिसर्च प्रपोजल में हम यही सब बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्या एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, क्या हमारे रिजल्ट्स आ सकते हैं। हालांकि हमें पता नहीं होता अभी कि क्या आएंगे, बट एक बता देते हैं कि इस तरीके से रिजल्ट्स आने चाहिए। और फिर हम जो है ये प्रपोजल, जब भी ये डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज की एक डेडलाइन होती है, वो उससे पहले हम ये भेज देते हैं। अगर उनको हमारा प्लान पसंद आता है और साथ में हम बजट क्रिएट करते हैं डिफरेंट कि हमें अपने इंस्ट्रूमेंट के लिए इतना चाहिए, केमिकल्स के लिए इतना चाहिए, या जो हम अपनी रिसर्च के लिए वर्कर्स रखेंगे उनके लिए, तो वो सारे बजट प्रिपेयर करने के बाद में हम सबमिट करते हैं एप्लीकेशन। और इस तरीके से जो है अगर उनको आइडिया सही लगता है फंडिंग एजेंसी को तो वो आपको ग्रांट करते हैं, और इस तरीके से हम जो है अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ग्लोबल प्रैक्टिसेस। ये क्या है? दे आर स्टैंडर्डाइज्ड हाई परफॉर्मिंग मेथड्स, इथिकल गाइडलाइंस हैं जो कि इंटरनेशनली अडॉप्टेड होती हैं ताकि जो है डिराइव की जा सके एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी एंड क्वालिटी। जो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ये बहुत सारे वेरियस सेक्टर्स में अप्लाइड होती हैं, जैसे कि बिजनेस, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, और ये एक बेंचमार्क की तरह जो है एक्ट करते हैं फॉर सक्सेस and by navigating the diverse culture, legal and economic environment। क्या की एरियाज है ग्लोबल प्रैक्टिसेस के? इनमें बिजनेस एंड मैनेजमेंट है, जिसमें कि क्या करते हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, इथिकल फ्रेमवर्क, स्ट्रेटेजी होती है इंटरनेशनल टीम को मैनेज करने के लिए, सप्लाई चेन के लिए एंड रेगुलेटरी कंपाइलेंस के लिए। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इसका मेन एरिया है ग्लोबल प्रैक्टिसेस का। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में क्या आ गया है? हमारी ग्रीन एनर्जी हमारी ये सस्टेनेबल एनर्जी, क्योंकि हम अपने जो एनर्जी सोर्सेज हैं उन पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, तो हम न्यू तरीके के जो है ग्रीन एनर्जी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा जैसे कि इथेनॉल प्रोडक्शन हो गया है। अभी पेट्रोल और डीजल का यूज होता है, लेकिन आजकल अभी क्या किया जा रहा है, इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है आपका डिफरेंट एग्रीकल्चर वेस्ट के थ्रू, तो वो ग्रीन एनर्जी में आता है। और उसको फिर हम कुछ परसेंट, पूरा तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं पेट्रोल डीजल को, उसका कुछ परसेंट इथेनॉल को हम मिक्स कर देते हैं पेट्रोल डीजल के साथ और उसको फिर हम यूज करते हैं, तो वो हमारा क्या है, ग्रीन एनर्जी में आता है। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत सारा वेस्ट हमारा जो है कलेक्ट हो रहा है, जिसमें कि हमारा वेस्ट वाटर हो गया, हमारा सॉलिड वेस्ट हो गया। ये वेस्ट आया कहाँ से? जब हम पोल्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि सॉलिड वेस्ट हमारा इंडस्ट्री से आ रहा है, हमारे
हमारे घरों से आ रहा है, वेस्ट वाटर सेम इसी तरह तरीके से इंडस्ट्री से आता है। तो वो जो वेस्ट है उसको मैनेज कैसे किया जाए, ये हमारे ग्लोबल प्रैक्टिस में आता है कि उसको मैनेज करने के लिए भी अलग अलग टेक्निक होती है। जैसे कि माइक्रो या बायोटेक के स्टूडेंट्स को पता होगा कि हम बायो रेमेडिएशन करते हैं, वो भी तो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही आता है। अब हमें पता है कि नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, लेकिन नेचुरल वालों में इतनी कैपेसिटी या उतनी पोटेंशियल नहीं है, तो हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। वो मॉडिफाई हम या तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू करते हैं कि उनमें हमने कोई न्यू जीन ऐड कर दिया, और या फिर हम उनको जो है म्यूटेशन करके उनको चेंजेस कर सकते हैं, जिससे कि जो उनकी डिग्रेडेशन की पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाए। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा जहाँ पे भी वेस्ट वाटर होता है, जहाँ पे भी सॉलिड वेस्ट है, वहाँ पे इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाला जाता है और ये क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। सेम प्लास्टिक को लेकर के भी है, प्लास्टिक को डिग्रेड करने के लिए भी बायोरेमिडिएशन का यूज किया जा रहा है। तो वो सब वेस्ट मैनेजमेंट में ही आता है, क्योंकि हमें पता है प्लास्टिक हमारी कई ईयर्स तक भी डिग्रेड नहीं होती है। तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो भी हम मॉडिफाई करके यूज करते हैं, वो हमारे डिग्रेड कर देंगे और उसको ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं जो कि हार्मलेस होता है या लेस टॉक्सिक होता है, जिससे कि या तो वो अनदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, यूजफुल प्रोडक्ट में, या फिर लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट में। तो इस तरीके से जो है अभी इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में ये आ रहा है कि हम वेस्ट को किस तरीके से मैनेज करें और अपना जो एनवायरनमेंट है इसको कैसे कंजर्व किया जा सके। तो जैसे हमने प्लांट टिश्यू कल्चर की बात की है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मतलब बहुत सारी प्लांट की वैरायटीज ऐसी हैं जो कि बिल्कुल इंडेंजर्ड हैं या होने वाली हैं। तो जो होने वाली हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उनके लिए हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं। मतलब कि हम लैब में ग्रो करवाते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक प्लांट बचा है और उसका कोई प्लांट पार्ट हम यूज करके प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू मल्टीपल प्लांट्स बना सकते हैं लैब के अंदर। बाहर तो हो सकता है कि हमारा वो सर्वाइव ही ना करे उस एक प्लांट से, आगे हम प्लांट बनाएं, लेकिन लैब्स के अंदर हम मल्टीपल बना रहे हैं तो हम उसको इस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्टर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। इसमें एग्जांपल है इन ग्लोबल प्रैक्टिसेस फॉर एग्रीकल्चर सेफ्टी एंड स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिसेस इन हेल्थ, जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इथिकल स्टैंडर्ड्स हैं। तो जब ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें भी ये इशू रहता है कि मतलब ऑर्गन मिलेगा कहाँ से, और दूसरा ये इथिकल इशू रहता है कि रिजेक्शन हो जाता है बहुत बार ना ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते टाइम। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी सेम जो पर्सन है जिसको ऑर्गन चाहिए उसी के जो है सेल्स को लेकर के और ऑर्गन्स को डेवलप किया जा रहा है लैब्स में, ताकि जो ये रिजेक्शन के चांसेस हैं वो सब ना हो। तो उससे प्रॉब्लम ही जो है दूर हो जाती है अगर इस तरीके से हो जाता है, क्योंकि फिर और किसी से लेना नहीं पड़ेगा और हमारा इम्यून सिस्टम, जब भी हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो रिजेक्ट कर देता है। तो अगर सेम पर्सन से ही ऑर्गन को डेवलप किया जाएगा लैब में तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और अभी जो है स्टेम सेल का यूज करके हार्ट को भी बनाया गया है और भी कुछ ऑर्गन्स जो है वो लैब में डेवलप किए जा चुके हैं। नेक्स्ट जो की एरिया है वो है डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। वर्ल्ड बैंक जो है वो ऐसी प्रैक्टिसेस लीड करता है जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। तो हमारा अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब आ गया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। थैंक यू। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। Ma'am, for your enlightening session. Your insightful thoughts on research processes, ethics and global practices has given us a clearer direction and inspired us to think beyond boundaries. Now, I would like to invite Mrs. Vivek Ma'am to kindly grace the occasion and share her valuable insights with us. Thank you so much. थैंक यू प्रियंका। आपने बहुत अच्छा बताया कि रिसर्च में किस तरह के एथिक्स हैं
फंडिंग कैसे है और आज की डेट में ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव्स का क्या है। आप स्टूडेंट्स हैं और भावी रिसर्चर्स भी हैं। सबसे पहले मैं तो आपको ये भी बताना चाहूँगी, जो आपकी NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो आपको रिसर्च के ऊपर एम्फेसिस कर रही है। आपका 4 ईयर प्रोग्राम है, आप 4 ईयर प्रोग्राम कर सकते हैं और डायरेक्टली उसके बाद PhD में एडमिशन ले सकते हैं, जो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है स्टूडेंट्स को। तो अगर आज से ही आप रिसर्च की तरफ इंक्लाइन हो जाएंगे तो अपने आप आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा। और आई थिंक यहाँ जो स्टूडेंट्स बैठे हैं साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जिनका एक बहुत बड़ा एक रोल है रिसर्च के अंदर। तो आज की डेट में बहुत सी हमारी R&D सेल्स हैं, बहुत सारी फंडिंग जो है इंस्टीट्यूशंस है, जैसे बायोरेक है आपका, जो बायोटेक जो फंडिंग प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करता है। तो आप इस तरह के फंडिंग फैसिलिटीज का भी फायदा उठा सकते हैं अगर आप रिसर्च में जाते हैं तो थैंक यू प्रियंका एंड थैंक यू द होल R&D टीम। और मुझे लगता है कि सब स्टूडेंट्स अंडर द गाइडेंस ऑफ R&D टीम के अंडर रहकर आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ गेन कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इस देश के लिए, अपने लिए, सोसाइटी के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for your visionary words. With this, we come to the end of today's session. I sincerely hope that all those present here are IAs and students from science disciplines and various disciplines will utilize the knowledge and share today and take meaningful initiatives in the field of research and innovation. Dreams do come true even in small cities. It just takes a small initiative, little encouragement and our utmost ability to take risk. I personally working on nanotechnology which follows sustainable goals with her sir and Manmeet ma'am, and I hope and wish with immense support of our principal ma'am and R&D coordinators, R&D head, we can create a wide team and lead the innovations proudly. Together we can and we will create limitless opportunities. Thank you everyone for your valuable time and participation. Have a wonderful day ahead.